हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है और इसकी इकाई नंबर 1 हम कर रहे हैं और आज क्लास नंबर 20 हमारी रहने वाली है। अभी तक 19 क्लासेस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में हमने यहाँ तक ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब हमने पढ़ लिया है। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक मैंने क्लासेस डाली हैं। और हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडे और यहाँ से और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, यहाँ तक क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदी का ये जो बचे खुचे टॉपिक और हैं मैम इन्हें भी करवा दीजिए, तो ये भी मैं करवा दूंगी। वैसे आज मैं शुरू करूंगी हिंदी शब्द रचना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी में शब्दों की रचना कितने आधार पर होती है। तो उपसर्ग, किसी भी शब्दांश में उपसर्ग जोड़ने से शब्द बनते हैं, परते जोड़ने से शब्द बनते हैं, समास से बनते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे और आज क्लास हमारी 20 रहने वाली है। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारी वीडियो से जुड़ा हुआ है और ये चाहते हैं कि मैम ये सब तो हम अपने आप पढ़ लेंगे, आप यहाँ से पढ़ा दे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये वाली लाइन, तो ये मैं पढ़ा दूंगी आपको। लेकिन वो आपका अभी होगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट जो है हमारी खत्म होने वाली है लगभग, और जो सेकंड यूनिट है वो लगभग सभी स्टूडेंट को आता है क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई है, ठीक है। और वैसे मैं फिर भी करवा दूंगी। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट नंबर 5 और 6 थी वो मैंने कंप्लीट करवा रखी हैं अपने चैनल पर। अगर आपको पढ़नी है तो आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हिंदी शब्द रचना हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों दिखने में ये टॉपिक आपको आसान सा लग रहा होगा क्योंकि आप जब छोटी क्लासेस थे 5th 6th 7th 8th से लेकर आप ये सब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इतने सिंपल प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब सिलेबस में दे रखा है तो हो सकता है आपसे सिंपल प्रश्न भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हिंदी की शब्द व्यवस्था हम पढ़ेंगे तथा शब्द संपदा क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। संपदा जो है इसकी शब्द भंडार, यानी कि जो पढ़ेंगे इसके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे शब्द आ जाएंगे। तो हिंदी शब्द व्यवस्था को मैं शुरू करती हूँ क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाना है, ताकि बच्चे के मन में कोई भ्रम ना रहे कि इस यूनिट में से हमारा ये टॉपिक रह गया या हमने ये नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं दोस्तों। इसी के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और निःशुल्क हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी करें। तो शुरू करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। बस इससे पहले यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदी की शब्द व्यवस्था, साथ ही ये भी बता देती हूँ कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि पर डे की जो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी वीडियोज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। कोई मान लो आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है HPSC की तरफ से, वो भी मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो हिंदी की शब्द व्यवस्था पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं तो अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, तो सावधानी से आपको पढ़ना है। और आज की वीडियो जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। HTET जो TGT PG HPSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ TGT PGT HTET रीट या आपके RPSC के जितने भी परीक्षाएं हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की और UGC नेट, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। जैसे कि मैं एक शब्द लिखती हूँ कै, मैं, ले, तो इसके अंदर आपको कई सारी ध्वनियाँ दिख रही हैं। जैसे कै एक अलग ध्वनि है, मैं एक अलग ध्वनि है, ले एक अलग ध्वनि है। जब इनको उच्चारित करते हैं किसी भी वर्ण को तो वह ध्वनि कहलाती है। और ध्वनियों को लिखित शब्द वर्ण कहलाते हैं, मैं बार बार बता चुकी हूँ। और ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। अब ये जो शब्द आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका एक विशेष अर्थ है, क्योंकि अर्थहीन जो शब्द है वो शब्द में नहीं आएगा, जो विशेष अर्थ देता हो उसे ही शब्द कहते हैं। हिंदी की शब्द संपदा, तो संपदा का मतलब होता है संपत्ति, और शब्द संपत्ति के अंदर हम शब्द पढ़ेंगे। इसका जो वर्गीकरण है, यानी कि हिंदी के अंदर जितने भी शब्द हैं उनका विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इनमें कुछ आधार निम्नवत दे रखे हैं, ध्यान से देखना। आपको 3 लाइनें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, यहीं से एक प्रश्न आराम से पूछ लिया जाता है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, निर्माण, गठन या बनावट की
दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, या प्रयोग या संदर्भ की दृष्टि से कितने भागों में। तो आपको ये साथ साथ नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं का नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कि स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, गठन, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, और प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। परिवर्तन या परिवर्तनीयता की दृष्टि से रूप या प्रयोग के आधार पर एक चौथा आधार भी है। परिवर्तन की दृष्टि से रूप या रूप की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 4 बातें हैं, 4 प्रश्न हैं, 3 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई थे मैंने। ये तीनों स्रोत, निर्माण और प्रयोग के आधार पर, और चौथा है परिवर्तन के आधार पर। अब इनमें से हम सबसे पहला ही पॉइंट देखेंगे, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, इसलिए सभी शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है। स्रोत कहें यानी कि कोई चीज़ हमें कहाँ से मिली या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी दृष्टिकोण से अगर देखें तो शब्द भंडार अब हम पढ़ेंगे। तो हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का मतलब है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखो, उत्पत्ति मतलब कोई चीज़ कहाँ से निकल कर आई, स्रोत मतलब वो चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, जैसे देशज और विदेशज ये स्रोत में आ गई, है ना। तत्सम, तद्भव ये उत्पत्ति के आधार पर आ गए। तो इस तरीके से स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार जो है, शब्दों के 4 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। याद रखना है, कई बार परीक्षा में इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, सारा मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रही हैं, तो साथ साथ बने रहें, अपने नोट्स भी बनाते रहें, अपने पेन कॉपी लेकर साथ बैठें। तत्सम शब्द देखते हैं। तत् का मतलब होता है उसके जैसा, उसके जैसा। तत् प्लस सम, सम का मतलब है समान, और तत् का मतलब है उसके। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं वास्तव में तो, लेकिन हिंदी में अपने उसी रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम अर्थात तत् उसके प्लस सम का मतलब होता है समान, और उसका तात्पर्य संस्कृत है, उसका मतलब यहाँ संस्कृत है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत के उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते थे। ठीक है, तो तत्सम याद रखना है। तत् मतलब उसके, सम का मतलब समान, अगर आपको कंफ्यूजन भी होता है तो। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार। ठीक है, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उदार, सत्य, हानि, ये शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं, और हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तत्सम प्रयोग है, जैसे कि हम हिंदी में इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तत्सम शब्द है। वास्तव में तो ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी हम इनको एज इट इज़ प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है तद्भव, और तद्भव शब्द क्या है, इन्हें थोड़ा सा याद रखना है, और तद्भव को लेकर ही परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो तद्भव 2 शब्दों के मेल से निर्मित है। तत् मतलब वही, उससे, प्लस भव का मतलब होता है निर्मित। मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए हैं। आसान शब्दों में इसे बताने का प्रयास करूं तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द तो हैं, लेकिन हिंदी में अपना रूप बदल कर आए हैं किसी न किसी तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अंधकार से अंधेरा, तो अंधकार शब्द जो है यहाँ पर तत्सम शब्द था, और जो अंधेरा शब्द है वो तद्भव शब्द है। अग्नि से आग हो गया, अष्ट से 8 हो गया। अब आपको इनकी एक ट्रिक बताऊंगी कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि कोई शब्द तद्भव है या तत्सम है। सीधी बात यहीं पर बता देती हूँ। एक तो ये चंद्र बिंदु वाले शब्द, ये सारे हिंदी के शब्द होते हैं। जहाँ पर भी चांद बिंदु लगा हुआ होता है, ये सारे शब्द हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बताऊंगी, इनके सबकी यहाँ पर ट्रिक दी गई है। तो प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हम आज देख लेते हैं। तत्सम शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि आपके पेपर में अंगरक्षक शब्द दे और आपसे पूछ ले कि इसका तद्भव शब्द बताइए, तो अंग रखा होगा। आप ये समझ रहे हैं कि देखो, जहाँ पर भी ये अनुस्वार था,
अनुस्वार का क्या हो गया, चांद बिंदु हो गया। तो हिंदी में चंद्रमा वाला जो बिंदु है ये प्रयोग किया जाने लगा। तो ये देख रहे हैं आप सभी, अनुस्वार की जगह किसने ले ली, चांद बिंदु ने ले ली, और वो जिन पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो सारे तद्भव शब्द हैं। तो अंगरक्षक, और थोड़ा सा एक आपको और इसकी पहचान बताऊंगी, जो टिपिकल शब्द हैं, जिन्हें क्लिष्ट शब्द कहते हैं, जो बोलने में थोड़े से टफ शब्द हैं, जिनमें जैसे कि ये वाला शय या ये वाला शय, या फिर संयुक्त व्यंजन जो है क्षत्रिय त्रय त्रिशूल ज्ञानी श्रय श्रवण, ये वाले जो वर्ण जहाँ पर भी जिस शब्द में आपको ज़्यादा दिखाई दें तो वहाँ पर वो सारे शब्द लगभग 99.9% क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और री वाले शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप तुरंत पहचान लेंगे, और जिस पर आपको चांद बिंदु दिखाई दे वो सारे शब्द हिंदी के होते हैं। ठीक है, पहचानने की मैंने एक आसान से आपको ट्रिक बताई है। तो अंगरक्षक जो है इसमें आप देख रहे होंगे ये आ गया है आपका क्षत्रिय वाला, तो ये तत्सम शब्द है, इसको अंगरखा कहेंगे, इस पे चांद बिंदु आ गया है। उसके बाद अग्निष्ठ का थोड़ा सा देखने में टिपिकल सा शब्द लग रहा है, और मैंने ये वाला शय भी बताया। और ये ज़्यादातर ठय को आप पहचान ना बनाएं, क्योंकि ठय तो हिंदी में भी आता है। ठीक है, तो ये शब्द मैंने बताए, षटकोण वाला, शलगम वाला, और जो ये है चारों संयुक्त व्यंजन, और री, और साथ में ये आपको दिखाई दे कहीं पर भी, तो वो सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तो अंगीठी इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे कि अंगुष्ठ है तो अंगूठा। अब आप देख रहे हैं ये अनुस्वार वाले सारे शब्द भी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अश्रु जो है ये श्रय श्रवण वाला आ गया, तो इसे आंसू आप आसानी से पहचान लेंगे। अष्ट जो है इसका 8 होता है। अर्धपूरक, ठीक है, तो ये है अधूरा। अर्ध आम्र चूरण, मैंने बताया थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, तो ये अमचूर होता है। इस शब्द पर थोड़ा सा गौर दे, एक बार पीजीटी एस्टेट का पेपर उठाकर देखें प्रीवियस ईयर का। तो अमचूर जो है शुद्ध करने वाले शब्दों में आया था, और ऑप्शन में आमचूर था, तो सभी बच्चे आमचूर करके आए, लेकिन वो आमचूर नहीं होता है, अमचूर होता है। यहाँ पर ये भी सीख लें। ईंधन है तो यहाँ पर अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा के नीचे बिंदु है, तो ये शब्द आपका तद्भव हो गया। काष्ठ है तो यहाँ पर भी शय आ रहा है, आप बार बार देख रहे होंगे, तो काठ हो गया। उज्ज्वल का उजला। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उठना, उच्च ऊंचा। ठीक है, ये टिपिकल शब्द हो गए ना, थोड़ा सा कूप, कुआं, ओष्ठ होठ। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें तुरंत पहचान लेंगे। ये ध्यान रखना, जैसे काक है तो काक ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। और इस कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने पड़ेंगे, वही परीक्षा में आते हैं। तो ये कौवा हो गया। कंठफल, ये कटहल है, वैसे भी इस पर अनुस्वार है तो आप समझ जाएंगे तत्सम है। करपास, तो ये कपास बोलते हैं हम। छत्रक, छाता। छिद्र, तो ये छेद। और गोधूम, गेहूँ, ये इनके पर्यायवाची हैं। तो गेहूं वाले में तो चंद्रबिंदु आपको दिखाई दे रहा है। और घृत को घी कहते हैं। जीवा को जीव, ये जीवा तत्सम है, जीव तद्भव है। चर्मकार, तो चमार। चुंबन, चूमना। अस्थि, हाथी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो और देख लेते हैं थोड़े से शब्द, थोड़ा से इन्हें एक बार आप अपने नज़र से निकाल लें तो आसानी से हो जाएगी। और ये जो है टीजीटी पीजीटी एस्टेट वालों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आखेट, अहेर, ये ध्यान रखना। ऐसे शब्दों में हम पेपर में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं कि तत्सम लगाएं या तद्भव लगाएं। तो जो तत्सम आखेट शब्द है ये तत्सम शब्द है, और अहेर तो ये तद्भव शब्द है, ध्यान रखें। अक्षी, तो ये संयुक्त व्यंजन आ गया, इसका आंख हो जाएगा। आर्ची, आँच। आंत्र, आंत, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि चांद बिंदु भी है और त्रय भी है। तो ऐसे जो अपवाद वाले शब्द हैं इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखें। आमलक, आंवला। अग्नि का आग हो जाएगा। आश्चर्य का अचरज हो जाएगा। अनाग्य, अनाद्य, ये अनाज है। अम्लिका, तो इमली। अंगुली, उंगली, ये सारे शब्द जो हैं। कर्ण, कान, तो कर्ण जो है तत्सम शब्द है, कान तद्भव है। कृष्ण को कान्ना कहते हैं। कर्म को काम। इक्षु, ईंख। कुम्हार, कुम्हार। कमल, कंवल, ये याद रखना। फिर से देखो ये वाला पेयर,
ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो कमल शब्द में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है और कमल पे तो आप चांद्र बिंदु देखकर समझ ही जाएंगे कि ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। कच्छप, कछुआ, तो ये भी आप समझ जाएंगे, थोड़ा टिपिकल सा शब्द है। खरजूर, जैसे ऊपर रह लग रहा है ना अधिकतर, ये भी आपने देखे होंगे कि सारे किस में आ रहे हैं, तत्सम में आ रहे हैं। क्षेत्र को खेत कहते हैं। गर्दभ, ये भी याद रखें, गधे का पर्यायवाची, एक बार पीजीटी एस्टेट में पूछा था। तो गर्दभ जो है ये गधे का पर्यायवाची में पूछ लेते हैं, गधा। और गृध, ये गिद्ध। घट, घड़ा, घृणा, घिन। और आगे है घोटक, तो इसे घोड़ा कहते हैं। चंद्र, चांद, ताम्र, तांबा, तो ये सब चीज़ें आप आसानी से पहचान जाएंगे। थोड़ी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा वो दिमाग लगाएं क्योंकि आपको तो 4 ऑप्शन में देखकर टिक ही करना है। तड़ाग तत्सम शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से इसे ध्यान रखें। तड़ाग और तालाब, ये भी शायद एक बार पूछा गया था पीजीटी एस्टेट में। तो तड़ाग तत्सम शब्द है और तालाब तद्भव शब्द है। तैल, तेल, स्तन, थन और पल्लव, पल्ला। धूम्र, धुआं, नग्न, नंगा। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ अनुस्वार की मात्रा है, लेकिन ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। नृत्य, नाच, महिष, भैंसा, जो मैंने बताया ना 99.9, जो 1% गुंजाइश रह जाती है वो ऐसे शब्दों के लिए रह जाती है। बुभुक्षा, ये भूख होता है। ये बुभुक्षा, ये भूख के मारे जो है, भूख के लिए अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा जाता है, बुभुक्षा। भ्रमर, भौरा, वृद्ध, बूढ़ा। और मस्तक, माथा, मौतिक, मोती। सर्प, सांप, साक, शाक। ये वाला हिंदी में ना इन श की जगह पर कौन सा स, ये दंती स प्रयोग किया जाने लगा। रागी, रानी, सप्त, ये याद रखना। ठीक है, सप्त, 7। रिक्त, रीता, रीता, रीतावर्तन क्यों ले आई ऐसे कहते हैं ना। रजनी, रैन, श्रृंगार, इंपॉर्टेंट शब्द है, वर्तनी में पूछा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी में। तो श्रृंगार के नीचे, श के नीचे, क्योंकि ये जो श्रय श्रवण है ना, ये खुद ही किससे बनता है, ये वाला श्रय, ये किससे बनता है, ये शय और रै से बनता है, शय और रै के जोड़ने से बनता है। तो इसके नीचे हम री कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये सीधा, ये श्रृंगार जो है इसकी वर्तनी शुद्ध करनी आती है, तो ये इस तरीके से शुद्ध है, इसके नीचे रै नहीं आएगा। तो श्रृंगार को सिंगार। लज्जा, लाज, सत्य, सच, सौभाग्य, सुहाग, शुष्क, सूखा। और इन शब्दों का तो आपको पता ही, हस्त, हाथ। कुछ एक इधर और हैं, इन्हें और देख लेते हैं। तृण, तिनका, प्रस्तर, ये भी आया था, ये भी पीजीटी एस्टेट में था। तो याद रखना है, प्रस्तर जो है ये और पत्थर जो है ये तद्भव है। कई बच्चे कह रहे थे कि पत्थर भी तत्सम है, लेकिन पत्थर तद्भव है और प्रस्तर जो है ये तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें, यहीं से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने कितने तो आपको बता दिए जो पिछली बार पीजीटी एस्टेट में थे। परीक्षा, परख, दधी, दही, पृच्छ, पूछना और पुछ, तो ये पूछ। पाशी का, फांसी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। वक्र, बांका, जो थोड़ा टेढ़ा होता है। व्याघ्र, वाघ, बाघ। शमशान, मसान, ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई टिपिकल शब्द नहीं है। और ये याद रखना, ये तत्सम है और ये तद्भव है। भाड़ागार, तो इसे भंडार कहते हैं। मुख का मुंह हो जाएगा। और मयूर का मोर, श्वास का सांस, रात्रि का रात, राशि का रास। शयाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। शयाल का साला। और श्रावण, इसको सावन कहते हैं हम। साधु को साहू कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके के इसमें याद रखना, इस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। फिर से श्रृंगाल आता है, श्रृंगाल को सियार कहते हैं, यानी कि श्रृंगाल तत्सम है और सियार तद्भव है। शुकर और सुअर, शुक और सुआ। संध्या और सांझ, सूर्य, सूरज, तो सूर्य और सूरज याद रखना। शैया, सेज, तो ये वाला श है, हिंदी में इस श को ये श लिखा जाने लगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो तत्सम और तद्भव शब्दों को आप आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बताएं कि मैम
जल्दी जल्दी करवाइए, क्योंकि 1 जून को आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है दोस्तों। और एस्टेट की परीक्षा भी कह रहे थे कि अप्रैल में हो जाएगी, तो हो सकता है आपको, अभी 10th 12th के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको हो सकता है जल्दी एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।